अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 40 ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। लास्ट लेक्चर के अंदर हम SRAM का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वही टॉपिक आगे कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लार्ज मेमोरी को किस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी मेमोरी हो तो उस मेमोरी के सेल्स के अकॉर्डिंग हमें उसकी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरी के अंदर 4 सेल हैं तो उसके लिए जो एड्रेस लाइन हमें रिक्वायर्ड होगी वो 2 रिक्वायर्ड होगी। तो उसे 2 to 4 डिकोडर के थ्रू हम एड्रेस कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर मेमोरी के सेल 16 होंगे तो फिर हमें 4 to 16 एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होगी। तो अगर कोई मेमोरी बहुत बड़ी हो, फॉर एग्जांपल 16 KB मेमोरी है, तो इसको एड्रेस करने के लिए हमें काफ़ी बड़ी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होगी। और जितनी बड़ी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर गेट्स भी मौजूद होंगे। तो जितने ज़्यादा गेट होंगे उतना ही ज़्यादा सर्किट के अंदर डिले आएगा, क्योंकि हर गेट का कोई ना कोई प्रोपिगेशन डिले होता है। तो इस वजह से हमारा जो कंप्लीट सर्किट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि अपनी एड्रेस लाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास रो एड्रेस आ जाता है और दूसरा कॉलम एड्रेस आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी है जिसके अंदर आपको 4 रोज और 4 कॉलम शो हो रहे हैं। तो इन 4 रोज को एड्रेस करने के लिए हमें 2 to 4 डिकोडर रिक्वायर्ड होगा, और इस तरीके से इन 4 कॉलम को एड्रेस करने के लिए हमें 2 to 4 कॉलम डिकोडर रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी रो डिकोडर पे हम एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक रो सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब हम कॉलम डिकोडर पे एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एक डाटा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो ये जो डाटा सेल है ये 8 बिट का है। मतलब इसके थ्रू हम 1 बाइट डाटा एड्रेस कर सकेंगे। और इसके साथ बाई डायरेक्शनल लाइन्स कनेक्टेड हैं। तो इन बाई डायरेक्शनल लाइन्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर डाटा हम राइट भी कर सकते हैं और डाटा रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट बफर भी लगा हुआ है। तो इन केस ऑफ डाटा रीड यहाँ पे हम इसे एज आउटपुट बफर इस्तेमाल करेंगे, और इन केस ऑफ डाटा राइट ये एज इनपुट बफर यूज किया जाएगा। तो पहले वाली डायग्राम के अंदर चूंकि डिटेल सिग्नल शो नहीं किए हुए तो वो इस डायग्राम में शो करवाए हुए हैं। अगर हमने डाटा रीड करना है या राइट करना है तो उसके लिए हमें W या OE का सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके साथ एक CS का सिग्नल होगा जो कि चिप सेलेक्ट के लिए होगा। अगर हमने डाटा राइट करना है तो हम चिप को सिलेक्ट करेंगे और फिर W वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू फिर हम डाटा राइट कर सकेंगे। और अगर डाटा को हमने जस्ट रीड करना है तो W वाली जगह पे हम 0 अप्लाई कर देंगे, CS पे 1 अप्लाई करेंगे, और OE वाले सिग्नल मतलब आउटपुट इनेबल पे हम 1 अप्लाई करेंगे। और अगर इस पे हम 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे सेकंड एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी। और अगर इसकी आउटपुट 1 होगी तो तमाम ट्राई स्टेट बफर जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है ट्राई स्टेट बफर इनेबल हो जाएंगे, और जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही होगी वो इन ट्राई स्टेट बफर के बाद अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक मेमोरी रीड साइकिल होता है और दूसरा मेमोरी राइट साइकिल होता है। तो पहले हम देखेंगे रीड साइकिल के ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम प्रोवाइड की हुई है रीड साइकिल की। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम वैलिड एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, और ये जो वैलिड एड्रेस है ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लाइन्स प्रोवाइड की हुई हैं। वो इस वजह से की हुई हैं क्योंकि जो वैलिड एड्रेस है उसके अंदर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। फिर उसके कुछ देर बाद हम चिप सेलेक्ट का सिग्नल अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो बार मौजूद है, इसका मतलब है चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है वो हम लो प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही हम OE का सिग्नल मतलब आउटपुट इनेबल का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। इसके ऊपर भी बार है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम 0 अप्लाई करेंगे। जब ये सिग्नल थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास वैलिड डाटा आउटपुट पे अवेलेबल होगा। और ये जो वैलिड डाटा है ये भी 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 लाइन्स शो की हुई हैं। उसके बाद जब CS और OE का सिग्नल हमारे पास कट हो जाएगा तो उसके कुछ देर बाद भी हमारे पास वैलिड डाटा अवेलेबल ही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग डायग्राम शो करवाई हुई है राइट सिग्नल की। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे पहले एक वैलिड एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद चिप सेलेक्ट सिग्नल अप्लाई किया जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद फिर राइट इनेबल सिग्नल अप्लाई किया जाएगा। जब हम राइट इनेबल सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास वैलिड डाटा आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम राइट इनेबल सिग्नल को ख़त्म भी कर दें तो उसके बाद भी कुछ देर के लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो इस टाइम को होल्ड टाइम कहा जाता है, कि जब हम सिग्नल कट कर दें तो उसके कुछ देर बाद भी डाटा हमारे पास होल्ड रहता है। ये जो अभी हमने रीड साइकिल और राइट साइकिल देखे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी क्लॉक सिग्नल मौजूद नहीं है। और अगर क्लॉक सिग्नल मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि ये एसिंक्रोनियस SRAM के सिग्नल हैं। जो एसिंक्रोनियस रैम होती है वो स्लो होती है विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनियस रैम। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर सिंक्रोनियस बस रैम का यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सिंक्रोनियस रैम के अंदर जितने भी ऑपरेशन होंगे वो क्लॉक सिग्नल के साथ होंगे, और एडिशनल इसमें एक कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है जिसे हम बस्ट कैपेबिलिटी कहते हैं।
तो इसकी डायग्राम देखते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं एक क्लॉक सिग्नल है जो कि इस रैम के तमाम कंपोनेंट्स पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये सिंक्रोनियस रैम होगी। यहाँ पे फिर एड्रेस लाइंस अवेलेबल हैं। जो भी हम डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा और इसके थ्रू फिर वो एड्रेस डिकोडर पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से फिर हम स्पेसिफिक रो और कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हमने डाटा राइट करना होगा या जिससे डाटा रीड करना होगा। यहाँ पे अगर देखें तो राइट इनेबल का सिग्नल है। जो भी हम डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो राइट रजिस्टर में आ जाएगा। इस तरीके से CS का सिग्नल चिप को सेलेक्ट करने के लिए है और OE का सिग्नल आउटपुट इनेबल के लिए है। तो ये इनेबल सिग्नल भी इनेबल रजिस्टर में आ जाएगा। यहाँ से ये डाटा अप्लाई हो रहा है डाटा इनपुट आउटपुट कंट्रोल को, मतलब डाटा हमने इनपुट करना है या जस्ट डाटा की हमने आउटपुट चेक करनी है। अगर हमने डाटा इनपुट करना है मतलब डाटा को राइट करना है तो हमारे पास यहाँ पे डाटा इनपुट रजिस्टर एक्टिव हो जाएगा और इस पे जो भी हमने इस लाइन के थ्रू डाटा प्रोवाइड किया होगा वो इस मेमोरी में राइट हो जाएगा। और अगर हमें डाटा की आउटपुट रिक्वायर्ड होगी तो जो डाटा हमारे पास यहाँ पे डाटा आउटपुट रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा वो आउटपुट बफर पे आ जाएगा और इस आउटपुट बफर के थ्रू फिर डाटा को हम इस जगह पे रीड कर सकेंगे। और अगर यहाँ पे देखें तो एक बस लॉजिक भी इसके अंदर मौजूद है। बस लॉजिक को यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोकेशन पे डाटा को राइट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा लोकेशन से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उस एड्रेस की लास्ट 2 बिट बस लॉजिक पे भी अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 00 अप्लाई हुआ है तो इसके अंदर एक काउंटर लगा होगा जो कि इस एड्रेस को 00 फिर उसके बाद 01 फिर 10 और 11 करके यहाँ पे अप्लाई कर देगा। इसका मतलब है कि 4 लोकेशंस के ऊपर हम एक ही क्लॉक पल्स के साथ डाटा को राइट कर सकेंगे। और इसी तरीके से इन केस ऑफ डाटा रीड 4 लोकेशन से हम एक ही क्लॉक पल्स पे डाटा को रीड कर सकेंगे। इसके अंदर ये जो बस लॉजिक है इसकी मजीद डिटेल यहाँ पे बताई हुई है इस सर्किट डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ये 2 लाइंस हैं जिस जगह पे एड्रेस के हमने लास्ट 2 बिट्स अप्लाई करनी थी। तो अगर हम 00 अप्लाई करते हैं तो ये जो 0 है ये इन दोनों एक्सक्लूसिव और गेट्स की इनपुट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब बस कंट्रोल एक्टिव होगा और यहाँ पे क्लॉक सिग्नल मिलेगा तो हमारा बाइनरी काउंटर एक्टिव हो जाएगा। काउंटर के अंदर काउंट प्रोड्यूस होगा 00 उसके बाद 01 फिर 10 और फिर 11 और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 आउटपुट्स जनरेट हो जाएंगी जो कि 00 01 10 और 11 होंगी। तो ये तो डिटेल है हमारे पास एस रैम की। जो दूसरी हमारे पास रैम होती है उसे कहा जाता है डायनामिक रैम या इन शॉर्ट इसे डी रैम कहते हैं। और डी रैम के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, मतलब कम एरिया के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एस रैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं जबकि डी रैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर और एक सिंगल कैपेसिटर रिक्वायर्ड होता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस लेती है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह की है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर है। इसके साथ हमारे पास 3 बफर्स अवेलेबल हैं। एक डाटा इन बफर है, एक डाटा आउटपुट के लिए बफर है और एक रिफ्रेश सिग्नल के लिए बफर है। DRAM में हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक कैपेसिटर यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो होता है इसमें यह है कि कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसके लिए इसके अंदर एक रिफ्रेश का साइकिल भी होता है जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब डिफरेंट सिग्नल्स दिखाए गए हैं। इन सिग्नल को अप्लाई करने से पहले हमें एक रो एड्रेस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और एक कॉलम एड्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। जब रो और कॉलम एड्रेस हम अप्लाई करेंगे तो हमारा एक ट्रांजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा और उसके साथ ही हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो फिर इस कैपेसिटर के थ्रू हम डाटा को रीड कर सकेंगे या इस पे डाटा राइट कर सकेंगे। अगर हमने डाटा राइट करना हो तो यहाँ पे हम 0 अप्लाई करेंगे। जब 0 इस बफर पे आएगा तो ये बफर हमारा डीएक्टिव हो जाएगा और यही वाला 0 जब इस बफर पे आएगा, यहाँ पे चूंकि बबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा और ये हमारा बफर एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी डाटा इन पे हम अप्लाई करेंगे वो इस बफर से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर से गुजर के यहाँ पे हमारे पास आके फीड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने डाटा को रीड करना होगा तो इस जगह पे हम 1 अप्लाई करेंगे। 1 अप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास 0 अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि अब हम डाटा इनपुट पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये बफर हमारा एक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम डाटा को रीड कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो इस बफर से होता हुआ हमारे पास डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगा। और जब भी हम डाटा को रीड करते हैं नॉर्मली इसके साथ हमें डाटा को रिफ्रेश भी करना पड़ता है क्योंकि रीड करने से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो साथ ही हम रिफ्रेश भी करते हैं। तो रिफ्रेश पे हम जब 1 अप्लाई करेंगे ये बफर एक्टिव हो जाएगा और जो डाटा हम यहाँ से रीड कर रहे होंगे वो इस बफर से होता हुआ दोबारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर को हमने दोबारा से चार्ज कर दिया। तो यही
रीड, राइट और रिफ्रेश वाले साइकिल्स यहाँ पे आगे भी शो किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग से ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं उन्हें हम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर हमें रो एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए 10 लाइन रिक्वायर्ड है और उसके साथ कॉलम एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए 10 लाइंस रिक्वायर्ड है, तो टोटल ये 20 लाइंस बनती हैं। लेकिन इन्हीं 10 लाइंस को हम यूज़ कर सकते हैं पहले रो का एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, और फिर इन्हीं लाइंस को हम इस्तेमाल करेंगे कॉलम का एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। मतलब जो हमारी लाइंस है वो इफेक्टिवली हाफ हो जाएंगी। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस लाइंस मौजूद हैं, और यही एड्रेस लाइन रो एड्रेस पे भी अप्लाई हो रही है और कॉलम एड्रेस पे भी अप्लाई हो रही है। पहले हम RAS का सिग्नल अप्लाई करेंगे रो एड्रेस ड्रॉप। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस लाइन पे डाटा लगा होगा वो हमारे पास रो एड्रेस लैच के अंदर आके सेव हो जाएगा। उसके बाद कॉलम एड्रेस ड्रॉप का सिग्नल हम सेलेक्ट करेंगे, और जो भी एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे वो डाटा आके कॉलम एड्रेस लैच के अंदर सेव हो जाएगा। कॉलम एड्रेस का डाटा यहाँ से हमारे पास कॉलम डिकोडर में आ जाएगा, और रो एड्रेस का डाटा हमारे पास यहाँ पे डाटा सेलेक्टर में आ जाएगा। डाटा सेलेक्टर ये सेलेक्ट करेगा कि हमने रिफ्रेश का सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करना है या फिर हमने इनपुट या आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा वो अप्लाई हो जाएगा रो डिकोडर पे, और उसके अकॉर्डिंग हम रो सेलेक्ट कर सकेंगे, और यहाँ पे जो कॉलम डिकोडर है उसके थ्रू हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और जो भी हमारा डाटा होगा वो डाटा इन या डाटा आउट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस डायग्राम में मेन बात यही है कि जो भी एड्रेस लाइन है उसको हम रो एड्रेस के लिए यूज़ करेंगे और उसी एड्रेस लाइन को हम कॉलम एड्रेस के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी जो एड्रेस लाइन है उनको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।